नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप पूरे परिवार के साथ TV9 भारतवर्ष पर 9 बजे का ये न्यूज शो देख रहे होंगे। सबसे पहले इस वक्त की कुछ ब्रेकिंग न्यूज खास आपके लिए। सबसे पहली खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। यूसीसी गोवा में पहले से लागू तो विवाद क्यों? यूसीसी देश का नीति निर्देशक सिद्धांत, यह कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोटा दौरा रद्द। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना कोटा दौरा रद्द कर दिया। जालौर दौरे पर रहेंगे अशोक गहलोत। बिपरजॉय प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, यह बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से एक और बड़ी खबर है। मुंबई में बीएमसी में भ्रष्टाचार की जांच होगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने यह आदेश दिए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में यह जांच की जाएगी। एक और बड़ी खबर सीएम योगी से जुड़ी हुई। सीएम योगी ने कहा गीता प्रेस पर कांग्रेस का निर्लज्ज रवैया, कांग्रेस को विरासत का सम्मान नहीं आता, यह कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हिंदुओं का सम्मान पचा नहीं पा रही कांग्रेस, यह कहा सीएम योगी ने। उधर जगदीश शेट्टार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। कर्नाटक एमएलसी चुनाव के लिए शेट्टार उम्मीदवार बनाए गए हैं। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हार गए थे शेट्टार। बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन की थी चुनाव से पहले। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है एविएशन इंडस्ट्री से। एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील, इंडिगो ने एक साथ 500 प्लेन का ऑर्डर दिया है। एविएशन सेक्टर में संकट के बीच यह करार इंडिगो ने एयरबस से किया है। फ्रांस की बड़ी कंपनी है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, आदि पुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को सुरक्षा दी गई है। मुंबई पुलिस से मनोज मुंतशिर ने सुबह सुरक्षा मांगी थी। फिल्म पर विवादों के बाद मनोज ने बताया था जान का खतरा। बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में हजरतगंज की एक बिल्डिंग में लिफ्ट खराब हो गई। करियर कोचिंग के 12 बच्चे लिफ्ट में फंस गए। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का दस्ता वहां मौजूद है। लिफ्ट में फंसे बच्चों को निकालने की कोशिश जारी है। एक बड़ी खबर और आ रही है पंजाब से। पंजाब में अब गुरबानी का टेलीकास्ट फ्री कर दिया गया है। भगवंत मान ने यह ऐलान किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के फैसले पर विपक्ष ने विरोध जताया है। और ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें हैं खास। पहली खबर, TV9 पर वो दिखेगा जो अब तक नहीं दिखा। पीएम मोदी के लिए अमेरिका नियम तोड़ेगा, यह पहली खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दूसरी खबर, गीता प्रेस के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी जंग क्यों हुई, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर, 23 जून को पटना में नीतीश कुमार का महामंथन होगा। राहुल जाएंगे, क्या दीदी यानी ममता बनर्जी दूरी बनाएंगी? चौथी खबर, कहीं सूखा कहीं तूफानी बारिश, मॉनसून का यह कैसा रूप, कैसा व्यवहार। और पांचवी खबर, खालिस्तानी आतंकी निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसकी साजिश, कौन थे हत्यारे, हम बताएंगे। तो आइए खबरों का सफर शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से। जी देखिए, पीएम की यात्रा खास, यूएस को भारत से आस। जी हां, मोदी कल सुबह भारत से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। कल इसी वक्त अपनी पहली स्टेट विजिट पर वो न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 21 से 24 जून तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में रहेंगे। TV9 भारतवर्ष की टीम अमेरिका पहुंच चुकी है और न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक पीएम मोदी के हर इवेंट की खबर और तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी निशांत चतुर्वेदी इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग निशांत, क्योंकि इस वक्त वहां पर सुबह है। निशांत ने न्यूयॉर्क में पीएम के दौरे से जुड़ी कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भेजी हैं। आपको उन रिपोर्ट्स की एक रील दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे भारत अमेरिका के बीच हो रहे उन रक्षा समझौतों के बारे में जो भारत को सुपर पावर बनाने में मदद करेंगे। लेकिन पहले निशांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट्स की एक रील देख लीजिए। टाइम स्क्वायर पे हम यहाँ पर मौजूद हैं, मैं और मेरे कैमरा पर्सन कपिल बेदी। ये देखिए भारतीयों में जोश। न्यूयॉर्क में हम मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। हम लोग बस से भर भर के आए हैं ट्राई स्टेट से, सिर्फ और सिर्फ हमारा रिस्पेक्ट, हमारा जो मोदी जी के लिए सम्मान है उसको दिखाने के लिए। लेकिन आपको दिल से मोदी साहब वेलकम टू यूएसए अगेन एंड अगेन। भारत के पास मोदी जी है, बस दूसरा कुछ नहीं है। मोदी 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 मोदी। तो अमेरिका 22 जून को रेड कारपेट बिछाएगा और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के तीसरे नेता बन जाएंगे जिन्हें मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सम्मान दिया।
अमेरिका के नियम के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति अपने 4 साल के कार्यकाल में किसी भी देश के एक ही नेता की एक ही बार मेजबानी कर सकते हैं। राजकीय यात्राएं बहुत धूमधाम से होती हैं, कई समारोह होते हैं। व्हाइट हाउस इसके लिए बड़ी तैयारियां करता है। जो बाइडेन और जिल बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में औपचारिकताओं से आगे बढ़कर उसे पर्सनल टच देंगे। पीएम मोदी की स्टेट विजिट पर प्रेसिडेंट बाइडेन और यूएस फर्स्ट लेडी प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे। ऑफिशियल स्टेट डिनर से पहले बाइडेन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पीएम मोदी के साथ स्कीलिंग इवेंट में जाएंगी। इस दौरान प्रेसिडेंट बाइडेन भी होंगे। स्टेट विजिट दो देशों के बीच डिप्लोमेटिक एक्सचेंज का सर्वोच्च तरीका है। ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया गया है। स्टेट विजिट के लिए स्टेट हेड को आमंत्रित किया जाता है, सरकार प्रमुख को नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो सरकार के प्रमुख हैं। बावजूद इसके उनको स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया जाना बताता है कि भारत का कद कितना बढ़ रहा है। अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है। ऐसे में स्टेट विजिट का मतलब दुनिया की महाशक्ति के साथ भारत के बेहतर संबंधों से है। भारत से ये थर्ड लीडर होंगे पिछले 75 इयर्स में जो एक स्टेट विजिट यहाँ अंडरटेक कर रहे हैं। उसकी इम्पोर्टेंस भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के लिए, दोनों के लिए। 9 years later वो वापस यूनाइटेड नेशंस में आ रहे हैं एंड पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, आई एम हैप्पी टू से, सारे देश इस इवेंट में रिप्रेजेंट होंगे। तो आई थिंक इन इटसेल्फ ये बहुत ही एक यूनिक इवेंट है एंड आई थिंक मुश्किल से ऐसा इवेंट आगे भी हो सकता है। बाइडेन के कार्यकाल में अब तक सिर्फ फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और साउथ कोरियाई प्रेसिडेंट यून सोक योल को ही यूएस स्टेट विजिट का सम्मान हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे स्टेट गेस्ट हैं। और टीवी9 भारतवर्ष देश का पहला न्यूज चैनल है जो उस जगह पर पहुंचा है जहां पीएम मोदी 21 जून को योग इवेंट में शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा दुनिया के 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। देखिए हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं अभी, ये है वो मंच जहां पर इंटरनेशनल योगा डे पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। ये देखिए 180 देशों के लोग यहाँ पर होंगे। एक बहुत सलीके से यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है। ये देखिए लास्ट मोमेंट पे जो प्रिपरेशंस हैं, 21 जून को एंटरप्रेन्योर्स होंगे यहाँ पर, एकेडमिक के लोग होंगे, अलग अलग मुल्कों से लोग होंगे। और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर बात की जाए इस जगह की तो ये वो जगह है जहाँ पर एक साथ कई मुल्कों के लोग योग करते हुए आपको दिखाई देंगे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने योग के बारे में यूएन एड्रेस में कहा था। और उसके बाद ये देखिए अब आप, ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा और इतिहास गवाह बनेगा इस क्षण का। और ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा जो आपके सामने हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए। और अब हम आपको यह बताते हैं कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से भारत को क्या हासिल होने वाला है। इस दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच 3 अहम डील संभव हैं। इनमें MQ-9B यहां पर आएगा बिग वॉल पर, MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन डील, फाइटर जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग डील और डिफेंस, टेलीकॉम और स्पेस मिशन में तकनीक के आदान प्रदान पर समझौता शामिल है। अब आपको बताते हैं कि इन डील्स को बेहद खास क्यों माना जा रहा है। MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन की पहले बात कर लेते हैं। ये वही ड्रोन है जिससे आतंकी अल जवाहिरी मारा गया। अब पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है। इसके जरिए जासूसी, सर्विलांस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन सब संभव है। एयर सपोर्ट बंद करने, राहत बचाव, हमला करने सक्षम है। ये दुश्मन को पहचान कर ड्रोन से मिसाइल अटैक भी किया जा सकता है। और LAC के पास चीन को भनक लगे बिना भी इस ड्रोन से निगरानी संभव है। साउथ चाइना सी में चीनी घुसपैठ रोकना इस ड्रोन से आसान होगा। अब फाइटर जेट इंजन की बात कर लेते हैं। पहली बार यूएस किसी दूसरे देश के साथ तकनीक शेयर करेगा। फाइटर जेट इंजन से जुड़ी 11 तकनीक शेयर होंगी।
स्वदेशी जेट तेजस का इंजन बनाने में इससे मदद मिलेगी। यूएस की तकनीक से इंजन का भारत में निर्माण होगा। स्वदेशी कंपनी HAL को 80% तकनीक ट्रांसफर होगी। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भी कहा कि रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है। रक्षा के क्षेत्र में जो दोनों देशों के बीच में इंडस्ट्रियल सप्लाई लाइन लिंकेजेस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम्स हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य तात्पर्य यही है कि किस प्रकार से भारत यूएस रक्षा सहयोग एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम की तरफ बढ़े, जिससे न केवल दोनों देशों के रक्षा सहयोगों को बल मिलेगा, अपितु जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उसमें भी दोनों देशों के रक्षा संबंध एक अच्छी प्रगति कर सकते हैं। और सीधे चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां पर हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी मौजूद हैं। निशांत, हमने वो जगह देखी जहां आपने दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंटरनेशनल योगा डे के दिन जहां पर योगा करेंगे, आपकी रिपोर्ट देखी। कुल मिलाकर ये कहें कि तैयारियां बिल्कुल पूरी हैं और जोश बहुत हाई है भारतवंशियों का वहां। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं अभी, ये एब्सोल्युटली गौरव, ये है वो यूएन। और मुझे लगता है हम इकलौता चैनल है जो अंदर जाके आपके सामने वो विजुअल्स लेकर आए हैं, जहां पर नॉर्थ लॉन्स के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो वहां पर इंटरनेशनल योगा डे पर मौजूद होंगे। 180 कंट्रीज़ के लोग होंगे, उसमें कई सेलिब्रिटीज़ होंगे, कई स्टेट हेड्स होंगे, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन जोश हाई की अगर बात की जाए, देखिए इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड, इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी। मैंने जितने भी इंडियन से बात की, हर एक का एक कहना था, देखिए रिस्पेक्ट हमें हमारे काम के लिए हमेशा मिलती है, बट रिकॉग्निशन जो मिल रही है वो अपने आप में बहुत आउटस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कल तो एक बड़ा ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा जब मैं न्यू जर्सी में गया, और फिर उसके बाद जर्सी सिटी में जब मैं गया तो मैंने देखा वहाँ पर जितने भी इंडियंस हैं वो बोल रहे हैं कि देखिए यहीं से 2024 का एजेंडा सेट हो जाएगा। सो दे आर वेरी अपबीट अबाउट इट, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और यकीन मानिए जितने भी इंडियन से मैं मिला हूँ, हर कोई वो या तो यहाँ आ रहा है या वॉशिंगटन डीसी जा रहा है। 3 घंटे 3.5 घंटे की ड्राइव है, दे आर ऑल सेट फॉर इट। हम ज़रूर जाएंगे प्रधानमंत्री जी से मिलने। ये जो एक्सूबरेंस है, ये जो जोश है, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड दिस मेक्स यू फील वेरी वेरी हैप्पी। आपको बहुत अच्छा लगता है, आप खुद भी बहुत प्राउड फील करते हैं। आप कहीं पर भी जाते हैं, प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं निशांत। एक और चीज़ है जो अमेरिका ने यहाँ पर पहले नहीं की और आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। आप बताइए क्या ऐसा किया अमेरिका ने जो पीएम मोदी के दौरे में दिखेगा जो वो नहीं करते हैं? क्या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नियमों को तोड़ा है केवल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े धूमधाम से स्वागत किया जा सके? देखिए क्या है, अमेरिका और भारत के बीच में जो कमराडरी है, खासकर बाइडेन साहब और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो पिछले पास्ट इंस्टेंसेस हैं, उन्होंने कहा उनको यू ट्रबल मी अ लॉट, क्योंकि आपकी वजह से मेरे से हर कोई आपसे मिलना चाह रहा है, मुझे वो लोग फ़ोन करते हैं जो पहले नहीं करते थे। दे हैव अंडरस्टूड कि ये जो लीडर हैं, ये लीडर थोड़े अलग हैं और इनकी जो एक्सेप्टेंस है और इनकी जो एक वैल्यू है वो एकदम अलग है। मोर ओवर, जो मैंने आपसे सुबह बातचीत की गौरव, लेट्स नॉट फॉरगेट, लीडरशिप का ही रिजल्ट है दैट इंडिया इज मूविंग ऑन अ पाथ वेयर नो कंट्री इज। आप किस कंट्री की तरफ देखेंगे? चाइना जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, यूरोप जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस में है, अमेरिका जो कि खुद बड़े बुरे हालात में इकोनॉमिकली जा रहा है। विच इज़ अ कंट्री यू विल लुक फॉरवर्ड टू? एंड देन our presence in South Asia to counter China, these things matter a lot. खुद होस्ट कर रहे हैं एंटनी ब्लिंकन और कमला हैरिस प्रधानमंत्री मोदी को, that makes a big statement. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका निशांत इन तमाम जानकारियों के लिए। आपसे आगे आते रहेंगे, बात करते रहेंगे और हम दर्शकों से वादा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे की, इस ऐतिहासिक दौरे की एक एक जानकारी आपको निशांत चतुर्वेदी और हम लगातार देते रहेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका निशांत इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को ही मिस्र जाएंगे। इजिप्ट 23 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला आधिकारिक मिस्र का द्विपक्षीय दौरा होगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने पीएम के इस दौरे की भी जानकारी दी। This would be the first official bilateral visit of the Indian Prime Minister to Egypt since 1997. There have been visits in between, but they have mostly been for the multilateral or plurilateral events.
तो पीएम मोदी से पहले 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने मिस्र की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा की थी। 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी का यह पहला मिस्र दौरा होगा। वहां वो सबसे पहले भारतीय समुदाय से मिलेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, फिर बोहरा समुदाय के लोगों से मिलेंगे और फिर अल हकीम मस्जिद जाएंगे। ये 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक मस्जिद है, इजिप्ट के कैरो में बनाई गई है। इस मस्जिद का पुनर्निर्माण दाऊदी बोहरा समुदाय ने सन 1980 में कराया था। प्रधानमंत्री मोदी 25 जून को इस मस्जिद में जाएंगे। इस यात्रा के बाद हेलियोपोलिस युद्ध स्थल का भी दौरा करेंगे। पहले विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। उसी दिन कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। भारत और मिस्र के बीच अभी $7 अरब का ट्रेड हो रहा है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद इस आंकड़े में व्यापार में इजाफा हो सकता है। रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई समझौते हो सकते हैं। हाल ही में मिस्र ने भारत से तेजस लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल समेत कई हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। तो पीएम मोदी के विदेश दौरों की चर्चा हर बार होती है, अपने देश में उस पर सियासत भी होती है, लेकिन अब इसे विपक्ष का सेलेक्टिव अप्रोच कहें या कुछ और, वो विदेश में पीएम मोदी के मस्जिद दौरे पर हमेशा खामोश रहता है। 2018 में जब उन्होंने सिंगापुर की यात्रा की तो यहां की चिलुया मस्जिद गए। 2018 में जब इंडोनेशिया गए तो वहां के राष्ट्रपति के साथ इस्तकलाल मस्जिद गए। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है। 2018 में ही जब पीएम मोदी ओमान दौरे पर थे तो उस समय मस्कट में सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद गए थे। 2017 में जब म्यांमार का दौरा किया तो यहां बहादुर शाह जफर की मजार पर गए और 2015 में जब यूएई के दौरे पर थे तो अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद पहुंचे थे और अब वो 25 जून को मिस्र में ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद जाएंगे। आइए जरा बिग वॉल पर इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले किस किस बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदों में जा चुके हैं या बहुत मशहूर मस्जिदों में जा चुके हैं और दुनिया भर में अलग अलग देशों में जा चुके हैं मिस्र से पहले। ये देखिए, अभी जो उनका दौरा होगा 25 जून को मिस्र की अल हकीम मस्जिद का होगा। इससे पहले वो कहां जा चुके हैं? 2018 में सिंगापुर की चिलुया, 2018 में इंडोनेशिया के इस्तकलाल, इन 2 मस्जिदों में गए। इसके अलावा 2018 में ही ओमान की सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद में जा चुके हैं पीएम मोदी। 2017 में म्यांमार की बहादुर शाह जफर की मजार पर गए और 2015 में ही यूएई के शेख जायद ग्रैंड मस्जिद भी वो जा चुके हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी से पहले मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने इसी साल भारत का दौरा किया था। वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। वहीं भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को मेहमान देश के तौर पर भी आमंत्रित किया है। पीएम मोदी का इजिप्ट दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और मिस्र के कूटनीतिक रिश्तों के 75 वर्ष पूरे हुए। इसकी शुरुआत शीत युद्ध में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय से मानी जाती है। उस वक्त मिस्र में कमान राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर के हाथ में थी और भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। वॉशिंगटन डीसी से अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां रामचरित मानस, भगवत गीता और हनुमान चालीसा को प्रकाशित करने वाली गोरखपुर की गीता प्रेस पर आज जमकर राजनीति हुई। असल में एक दिन पहले केंद्र सरकार ने गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया। गीता प्रेस को जो सम्मान मिला उसी पर घमासान शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने दरअसल सर्वसम्मति से यह फैसला लिया और इसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके गीता प्रेस को बधाई दी। पिछले 100 वर्षों में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी बधाई देते हुए गीता प्रेस के योगदान को सराहा और इसे अतुलनीय कहा। लेकिन इस सम्मान से कांग्रेस परेशान हो उठी। पार्टी नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस और गांधी जी के संबंधों पर सवाल उठाए। इसकी तुलना सावरकर और गोडसे से कर दी। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, गीता प्रेस इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। उसे 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस संगठन के बारे में अक्षय मुकुल ने 2015 में एक बेहतरीन बायोग्राफी लिखी थी जिसमें उन्होंने इसके साथ महात्मा के रिश्तों का खुलासा किया है। यह भी बताया है कि गांधी के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे का गीता प्रेस ने कैसा विरोध किया था। इसे पुरस्कार देने का फैसला वाकई अपमानजनक है। यह तो सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। इसके बाद कांग्रेस पर जोरदार पलटवार हुआ। F
अफोर्डेबल लिटरेचर का निर्माण करती है, घर घर में वो पहुंची हुई है। और इसके ऊपर आरोप कौन लोग लगा रहे हैं, मैं अभी तर्क की बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर थी, यानी वो मुस्लिम लीग सेकुलर हो, मुसलमानों की मानी, बुद्धिजीवियों की, और देश को तोड़वाया और पाकिस्तान बनवाया ग्रेट, और गीता प्रेस नॉन सेकुलर। जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। कांग्रेस अभी तक कॉलोनियल मानसिकता से मुक्त नहीं। कितना विद्रूप बयान है कि ये कहा जाए कि ये सावरकर का आदर है। गीता प्रेस गोरखपुर को कोई और पुरस्कार दे देते, आप 1 के बदले 100 करोड़ दे देते, कहीं होंगे ना बापू, वो इससे बहुत असहज हो जाएंगे। उनका नाम गीता प्रेस के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। बाकी आप 100, 200, 500 करोड़ का पुरस्कार दें। तो गीता प्रेस पर सियासत की जड़ में है 2015 में प्रकाशित अक्षय मुकुल की किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। किताब में उन्होंने इसके संस्थापकों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंधों का जिक्र किया है। इसमें क्या लिखा गया है ये जानने से पहले आपको गीता प्रेस के बारे में बताते हैं। गोरखपुर में इसकी स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। इसके 2 संस्थापक थे, जयदयाल गोयंका और इसकी पत्रिका कल्याण के संस्थापक संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार। अक्षय मुकुल ने अपनी किताब में पोद्दार और गांधी जी की पहली मुलाकात का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ष 1926 में पोद्दार जमनालाल बजाज के साथ महात्मा गांधी के पास गए थे। वो कल्याण पत्रिका के लिए बापू का आशीर्वाद चाहते थे। तब गांधी जी ने उन्हें 2 बातें कही थी, पहली विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना और दूसरी पुस्तक समीक्षा मत छापना। उस समय पोद्दार ने गांधी जी की यह सलाह मान ली थी। इस संकल्प को गीता प्रेस आज भी पूरा करती है। कल्याण और कल्याण कल्पतरु में आज भी ना विज्ञापन छपते हैं, ना ही किसी पुस्तक की समीक्षा छापी जाती है। अब आते हैं किताब के उस हिस्से पर जिसे आधार बनाकर कांग्रेस ने सियासत की। अक्षय मुकुल ने अपनी किताब में क्या लिखा है, पहले आप ये देखिए। गीता प्रेस और महात्मा गांधी के रिश्तों में खटास उस समय आने लगी जब जाति और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर दोनों के बीच गहरे मतभेद उभरे। इनमें मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश का मामला भी शामिल था और पूना पैक्ट भी। गांधी जी ने छुआछूत पर पोद्दार की सोच बदलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। गांधी जी के विरुद्ध पोद्दार की तीखी बातें कल्याण पत्रिका में 1948 तक छापी जाती रहीं। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई और उनकी हत्या पर गीता प्रेस ने सोची समझी चुप्पी साध ली। जिस व्यक्ति के लेख और आशीर्वाद कभी कल्याण पत्रिका के लिए अहम हुआ करते थे, उनके बारे में अप्रैल 1948 तक इस पत्रिका ने एक शब्द भी नहीं लिखा। अप्रैल 1948 में पोद्दार ने गांधी जी के साथ अपनी कई मुलाकातों का जिक्र किया। हालांकि अक्षय मुकुल की किताब के दावों के विरोध में आज भी अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। 11 मार्च 2018 को पांचजन्य में शान कश्यप की ओर से एक आर्टिकल लिखा गया था, जिसमें 26 मार्च 2017 और 11 फरवरी के डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी के 2 लेखों की चर्चा की गई है। इसमें लिखा गया, महात्मा गांधी की हत्या के दिन शाम तक कल्याण की अधिकांश प्रतियां भेजी जा चुकी थी। बाकी जो प्रतियां बची थी उनके प्रारंभ में ही महात्मा के बारे में 3 पृष्ठ चिपकाकर उन्हें पाठकों को भेज दिया गया था। इन 3 पृष्ठों में से पहले पृष्ठ पर बापू की तस्वीर थी। पोद्दार और गांधी जी के रिश्तों में मिठास और खटास का सच आज भी बहस का विषय है, लेकिन दिलचस्प है कि जो कांग्रेस पार्टी गीता प्रेस की तुलना गोडसे और सावरकर से करके सम्मान पर सवाल उठा रही है, उसी के संस्थापक रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार के नाम 1992 में खुद पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। और आज जब जयराम रमेश के बयान पर कांग्रेस से पार्टी का आधिकारिक बयान मांगा गया तो मनीष तिवारी बैकफुट पर नजर आए। सम्मानित श्री जयराम रमेश जी ने जो भी प्रतिक्रिया दी है, ना ही मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा और ना ही उससे कुछ घटाऊंगा।
बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी घोषित हो जाए। जो बीजेपी चाहती है, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। वैसे सियासत से हटकर बात करें तो गीता प्रेस के बारे में यह ऐतिहासिक और दिलचस्प जानकारी आपको होनी चाहिए। गीता प्रेस ने हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन किया है। गीता प्रेस अब तक करीब 90 करोड़ से ज्यादा किताबों का प्रकाशन कर चुकी है। करीब 1800 प्रकार की किताबें यहां से प्रकाशित की जा चुकी हैं। गीता प्रेस से रोजाना 50,000 से ज्यादा किताबें बिकती हैं। गीता प्रेस में आज भी धार्मिक पुस्तकें 15 भाषाओं में छपती हैं। गीता प्रेस हिंदी, संस्कृत में करीब 800 पुस्तकें प्रकाशित करता है। गीता प्रेस लागत से 40 से 90% कम कीमत पर किताबें बेचती है। हर महीने करीब 400 टन कागज पर छपाई होती है। छपाई में एक भी अशुद्धि नहीं होती। गलती पकड़ने वाले को इनाम की योजना चलाई जाती है। सरकार या किसी संस्था से आर्थिक मदद नहीं लेती। और आज जब इसे गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान हुआ तो प्रशस्ति पत्र लेने की बात तो की, लेकिन इनाम की राशि 1 करोड़ रुपए लेने से मना कर दिया। और अब बात 2024 की तैयारियों में लगे विपक्षी खेमे की। 4 दिन बाद विपक्षी दलों के नेताओं की पटना में बड़ी मीटिंग होने वाली है। और देखिए, ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी तो पटना जाएंगे, लेकिन क्या दीदी यानी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जाएंगी? 23 जून को बिहार के सीएम आवास में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता 2024 की रणनीति पर मंथन करेंगे। और इसके लिए सीएम हाउस के साथ साथ स्टेट गेस्ट हाउस को सजाया संवारा जा रहा है। नीतीश कुमार खुद विपक्षी दलों की बैठक को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इधर 23 जून की बड़ी मीटिंग से पहले 20 जून को वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ चेन्नई में डीएमके के फाउंडर एम करुणानिधि की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां उनकी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात होगी। विपक्षी दलों की इस मुहिम पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि इस कवायद का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जनता वोट तो मोदी को ही देगी। कैसे विपक्ष के महामंथन से 4 दिन पहले वाक युद्ध शुरू हो गया है, एक रील के जरिए देखिए। कौन नेता है, इसके बारे में भी अच्छा बताएं। गठबंधन का नेता कौन है, क्या इनकी नीति है, और ये जो नीयत में खोट है क्या इसको भी छोड़ेंगे? तो मेरा अनुरोध रहेगा जितनी पार्टियों के नेता वहां पर जाएं, वो नीतीश कुमार जी से अवश्य पूछें ये घोटाले एक के बाद दूसरा जो बिहार का बाहर आ रहा है, इसके ऊपर इन विपक्षी दलों का क्या कहना है। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता हैं और यहाँ रणनीति तय होगी, यहाँ से दिशा तय होगी। जब यहाँ से दिशा तय हो जाएगी तो हमें लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चुनाव का वक्त है तो आए जरा बिहार में हमारे व्यंजन का स्वाद लें। नीतीश कुमार जी भी कई जगह गए हैं और नाना प्रकार के व्यंजन उन्होंने घूम घूम कर खाए हैं। कि गठबंधन बनना चाहिए। भाजपा गठबंधन के खिलाफ हमारा गठबंधन एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा जगहों में दे, इसका प्रयास हो रहा है और 23 को लोग इकट्ठा होकर इस पर मंथन कर रहे हैं। तो 23 जून की बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मीटिंग में ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जाएंगे? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पसोपेश में कुछ अहम मुद्दों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस को लगता है कि सारे क्षेत्रीय दल मिलकर ज्यादा सीटें छोड़ने का प्रेशर बनाएंगे। दिल्ली और पंजाब की स्टेट यूनिट आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अभी तक अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को समर्थन का फैसला कर नहीं पाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों को लेकर खींचतान है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां साथ रहकर ममता बनर्जी का विरोध करती रही हैं। ऐसे में टीएमसी को लेकर रुख साफ करना बाकी है। ये वो चिंताएं हैं जिनसे पार्टी को जूझना है। खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इन मुद्दों पर सीनियर लीडर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। 20 जून को राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद पटना की बैठक का मसौदा तैयार होने की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस के अंदर आम आदमी पार्टी और टीएमसी से तालमेल को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद है।
यही वजह है कि दोनों तरफ से लगातार चुभने वाले बयान दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है यूपीए वर्सेस एनडीए अगर आप देखें तो यूपीए में आज भी 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियां हैं। पूरा देश जानता है कि केजरीवाल ने राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, ममता जी ने हर चुनाव में मोदी जी का साथ दिया है। केजरीवाल जी तो डरे हुए हैं, केजरीवाल जी बीजेपी के पिछलग्गू बने हुए हैं। आज का विषय ये है कि भाजपा वर्सेस जनता, और जो 23 तारीख की मीटिंग होने जा रही है उसमें तमाम दल एक सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे, लाइक माइंडेड पार्टीज आगे बढ़ेंगी। इन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या दिया आपको? 50 साल कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। कोई स्कूल बनवाए आपके लिए? कोई अस्पताल बनवाए आपके लिए? कोई सड़कें बनवाई आपके लिए? एक ही चीज दी इन्होंने, केवल भ्रष्टाचार, 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 दोनों पार्टियों ने मिलकर। तो विपक्षी दलों का फोकस बिहार में होने वाली मीटिंग पर है, तो बीजेपी भी बिहार को लेकर रणनीति बना रही है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद से बिहार बीजेपी की टॉप प्रायोरिटी बन गया है। इसीलिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह बीते 10 महीने में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। वो 29 जून को 5वीं बार बिहार के लखीसराय में बड़ी रैली करेंगे। उनसे पहले 24 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मधुबनी के झंझारपुर में रैली करेंगे। विपक्षी दलों की रणनीति है कि वो बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारे, लेकिन विपक्ष का यह फॉर्मूला सफल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस का टीएमसी और आम आदमी पार्टी से सीटों का तालमेल बहुत मुश्किल दिख रहा है। विपक्ष की इस कवायद से मायावती भी पूरी तरह दूर है। उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक से बीएसपी का कोई लेना देना नहीं है और बीएसपी बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब आपको दिखा देते हैं देश की टॉप 9 खबरें। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद रहे। संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार भी शामिल हुए। भोपाल में तालिबानी बर्बरता पर शिवराज सरकार की कार्रवाई, आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, एनएसए भी लगेगा। आरोपियों ने युवक के गले में पट्टा डालकर जानवरों जैसा किया था सलूक। आईपीएस रवि सिन्हा रॉ चीफ बने, 30 जून को चार्ज लेंगे, 2 साल रहेगा कार्यकाल। अभी कैबिनेट सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी हैं। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली समेत यूपी के कई हिस्सों में बारिश हुई, लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग का दावा 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट रहेगी। मुंबई के अक्सा बीच पर टला बड़ा हादसा, समंदर में डूब रहे 19 लोगों को बचाया गया। ड्यूटी पर तैनात लाइफ गार्ड ने बचाया। अचानक पानी बढ़ने से डूबने लगे थे 19 लोग। नोएडा में हाईराइज सोसाइटी में खराब हुई लिफ्ट, आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसी रहीं 4 महिलाएं। इमरजेंसी अलार्म से नहीं मिल सकी मदद। सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी की घटना। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले आतंकी हमले के अलर्ट के बाद हरकत में पंजाब पुलिस। खुफिया सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पम्मा बड़े अधिकारियों और प्रमुख सरकारी केंद्रों को कर सकता है टारगेट। बिहार के नालंदा में मजदूरी मांगने पर मजदूर के साथ मारपीट की गई। पूर्व वार्ड पार्षद दिवाकर सिंह और उसके गुर्गे पर मारपीट और फायरिंग करने के आरोप लगे। फायरिंग में 2 बच्चों के साथ 2 महिलाएं भी घायल हो गई। और केरल के कोवलम के मंदिर में पुलिस ने की जबरदस्ती, शादी करने पहुंचे एक हिंदू युवक और मुस्लिम युवती को जबरन अपने साथ ले गई। लड़की ने कोर्ट में अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र, जहां आज 2 पार्टियों ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। लेकिन शिंदे वर्सेस उद्धव, महाराष्ट्र में यह नई लड़ाई शुरू होती दिख रही है। हम बात कर रहे हैं बाला साहेब ठाकरे के द्वारा स्थापित शिवसेना से बनी 2 पार्टियों की। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट ने मुंबई में अलग अलग आयोजन किए। शिवसेना उद्धव ने सेंट्रल मुंबई में सायन के षणमुखानंद हॉल में कार्यक्रम किया, जबकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने गोरेगांव के नेस्को मैदान में स्थापना दिवस कार्यक्रम को दोनों खेमे शक्ति प्रदर्शन की तरह दिखाते दिए। दोनों दावा करते रहे कि वो बाल ठाकरे की राजनीतिक विचारधारा के असली उत्तराधिकारी हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। गठन के 56 साल बाद जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बगावत करके अलग गुट बना लिया था। इस बगावत के बाद शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। बाद में चुनाव आयोग ने शिंदे वाले गुट को पार्टी का नाम और सिंबल तीर धनुष दे दिया।
जिसके बाद उद्धव ठाकरे खेमे को अपना नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे रखना पड़ा। पिछले साल पार्टी टूटने के बाद यह शिवसेना का पहला स्थापना दिवस है। उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला किया। उद्धव ने मणिपुर हिंसा के बहाने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर भी सवाल खड़े किए। और हमारे साथ मुंबई के सायन से हमारे संवाददाता राजीव सिंह जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राजीव, तो बताइए, ये जो उद्धव गुट आज पहली बार जब ये उनसे सिंबल छिना, उनसे जब वहां पर नाम छिना, उसके बाद ये स्थापना दिवस मनाता दिखा, क्या खास दिखा इन दोनों गुटों के इस समारोह में? देखिए, मैं कई सालों से शिवसेना, जो पुरानी शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, उसके स्थापना दिवस का कार्यक्रम गौरव पहले भी कवर कर चुका हूं। उद्धव ठाकरे की भाषा में, बोली में कोई उस तरह की बातें नहीं थी जो उनके कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा सके। अगर स्पीच की बात करें तो जो मुद्दे उन्होंने रखे, जिस तरह से उन्होंने शिंदे को गद्दार कहा, पीएम को निशाना बनाया, अमित शाह को टारगेट की, मणिपुर तक के विषय उन्होंने कहे, लेकिन स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। यहाँ पर उन्हें अपनी पार्टी के संगठनात्मक तरीके से किस तरह से उसको मजबूत किया जा सकता है, पार्टी किस दौर से गुजर रही है उसको मजबूत कैसे किया जा सकता है, कार्यकर्ता और नेता कैसे जोड़े जा सकते हैं, उस मुद्दे को पूरी तरह से, मतलब आप कह रहे हैं कि पार्टी जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, उस मुश्किल दौर से निकालने का कोई प्लान रखने की बजाय वो दूसरों पर तोहमत लगाते ज्यादा दिखे। बहुत शुक्रिया आपका राजीव इन तमाम जानकारियों के लिए। तो स्थापना दिवस से ठीक पहले दो बड़े नेताओं ने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी छोड़ दी। शनिवार को पूर्व विधायक शिशिर शिंदे ने पार्टी छोड़ी थी। रविवार को मनीषा कायंदे ने भी उद्धव को बाय बाय कह दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फिक्र मौसम की, जिसने इंडिया पर ट्रिपल अटैक किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में जलाने वाली जानलेवा गर्मी पड़ रही है। तापमान 44 डिग्री के पार है। प्रचंड लू की चपेट में आने से अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा है। दूसरी तरफ राजस्थान और तमिलनाडु में तूफानी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। पूर्वोत्तर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। वहां बारिश बाढ़ और कहर बरपा रही है। यह फिक्र बड़ी है, कहीं गर्मी और लू तो कहीं बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड। आज हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको सिक्किम की तस्वीर देखनी चाहिए। सिक्किम के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में बारिश के कारण सैलाब आ गया है। गाड़ियां और जेसीबी छोड़कर लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। तो सैलाब के कारण नदियों की तेज धार से कटाव भी हुआ। तेज रफ्तार और उफनती नदियों का तेज बहाव घर तक को बहा ले गया। पहाड़ों से सैलाब की वजह से अब सेना अलर्ट मोड पर है। फंसे लोगों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। और आइए अब आपको एक मैप दिखाते हैं और मैप पर देश के मौसम का मिजाज आप जरा समझिए। ये बिग वॉल पर आपको ये मैप दिखाते हैं। आप देखिए देश के जिन राज्यों में गर्मी और लू का कहर बरपा है वो कौन से राज्य है। वो राज्य हैं बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना। इन राज्यों में इस वक्त यहाँ हमें लू का कहर देखने को मिल रहा है, गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। जबकि पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। यानी इस हिस्से की बात करें तो यहां गर्मी और इस हिस्से की बात करें तो भारी बारिश। और इसके साथ ही अगर पूर्वोत्तर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में असम और सिक्किम में भी, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम और सिक्किम में भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ये देखिए यहां पर, ये सिक्किम और ये असम, इन दोनों को आप देख सकते हैं, यहां लगातार बारिश हो रही है। तो एक ही देश में कुछ हिस्सों में लू और गर्मी की मार, यहां पर भारी बारिश की मार, और यहां भी मौसम यहां पर लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा करता हुआ दिख रहा है। अब सवाल है कि क्यों उत्तर प्रदेश और बिहार हीट वेव से जूझ रहे हैं? क्यों राजस्थान में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है? क्यों नॉर्थ ईस्ट में बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। आगे हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में जानलेवा हीट वेव ने प्रशासन और सरकार की नींद उड़ा दी है। बिहार में पिछले 3 दिनों में लू लगने से
50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है बिहार में, जिसमें अकेले पटना के सरकारी अस्पतालों में 25 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में भीषण गर्मी और लू से 4 दिनों में 57 लोगों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बलिया अस्पताल पहुंचकर आज दूसरी बार स्थिति का जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। डायरिया की बीमारियों को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। इमरजेंसी विभाग को और बेहतर करने के निर्देश दिए गए। मरीजों की डेथ हो चुकी है, जो कि काफ़ी दुखदायी है। और कारण क्या बता रहे हैं? कारण ये इनका लू लगने का है, कारण है स्ट्रोक आने का। आज हमारे यहाँ 2 पेशेंट आए, लेकिन अधिकांश दुखद बात यह है कि पेशेंट इतने विलम्ब आते हैं कि अधिकांश डेड बॉडी ही आ रहे हैं। लू लग गया है, जिसके कारण का बुखार बहुत ज़्यादा हो गया, टाइफाइड हो गया है। कम से कम 20 से 22 पेशेंट 25 पेशेंट आए होंगे जो हीट स्ट्रोक से उनको हीट स्ट्रोक हुआ था, और उसमें से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है। कितने लोग लगभग 25 पेशेंट्स की डेथ हुई है। हमारे उपाधीक्षक जो हैं वो प्रतिदिन सायंकालीन और सुबह के सुबह वो बुलेटिन जारी करेंगे, जिससे कि लोगों में किसी भी प्रकार की भ्रांति न हो, कोई अफवाह न फैले जिससे कि परेशानी हो। इस बीच ओडिशा से भी लू की वजह से 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन राजस्थान की तस्वीर इसके ठीक उलट है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले राजस्थान में तूफानी बारिश से प्रशासन और सरकार के हाथ पैर फूल गए। अजमेर, पाली, जोधपुर, टोंक और जालौर में बिपरजॉय तूफान की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। कई जगह 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक बाढ़ और बारिश से 7 लोगों की मौत हो गई। अस्पतालों तक में पानी भरा है। तो बारिश के कारण जयपुर वेदर सेंटर ने राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 12 बूंदी, दौसा, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक में रेड अलर्ट है। वहीं 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर और उदयपुर शामिल है। राजस्थान में बिपरजॉय का कहर बरपा तो अजमेर का जेएलएन अस्पताल पानी पानी हो गया। बारिश की वजह से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का हर वार्ड जलमग्न हो गया। वार्ड में पानी और पानी के बीच बेड पर मरीज लेटे नजर आए। इन्हीं हालात में मरीजों का इलाज भी जारी रहा। डॉक्टर भी पानी के बीच मरीजों के पास पहुंचे और मरीज वार्ड में लाए भी जाते रहे। पाली में चक्रवात तूफान बिपरजॉय का कहर बरपा। लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण यहां भारी नुकसान हुआ। पाली के निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश के कारण आई बाढ़ में लोगों के फंसने की सूचना मिलने पर रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं जो आज सुर्खियों में छाई रही। जी हां, खालिस्तानी आतंकी निज्जर मारा गया। कनाडा में भारत विरोधी मुहिम चलाने वाले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाल ही में भारत सरकार ने उसे वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया था। इस वक्त जो चेहरा आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो उसी निज्जर का है जिसे कनाडा के सरे इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया और कार के अंदर ही उस पर फायरिंग की गई। गोली मारने वाले कौन थे, कहां से आए, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन जिस गुरुद्वारे के बाहर उसे मौत के घाट उतारा गया उसी का वो अध्यक्ष था। यही नहीं, वो कनाडा में सिख फॉर जस्टिस का पोस्टर बॉय और खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी था। हालांकि कनाडा पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो अपने ही मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले निज्जर की क्राइम कुंडली बेहद खौफनाक है। पंजाब में जालंधर के रहने वाले इस आतंकी पर 2021 में एक हिंदू पुजारी की टारगेट किलिंग समेत कई वारदात में शामिल होने का आरोप है।
भारत की वांटेड लिस्ट में शामिल हरदीप सिंह निज्जर पर 2022 में एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा था। यही नहीं, भारत में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के केस में एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी और केंद्र सरकार की इसी जांच एजेंसी ने कुछ समय पहले जालंधर में उसकी जमीन जब्त की थी। अलग अलग देशों में बैठकर भारत के खिलाफ मुहिम चलाने वाला हरदीप सिंह निज्जर अकेला खालिस्तानी आतंकी नहीं जो मारा गया। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई चेहरे हैं जो या तो मारे गए या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। इनमें पहला नाम है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मुखिया अवतार सिंह खांडा का, जिसकी पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन में मौत हो गई। इसी साल मई में पाकिस्तान के लाहौर में परमजीत सिंह पंजवड़ मारा गया। नवंबर 2022 में हरविंदर सिंह रिंदा की लाहौर में मौत हुई, जबकि हैप्पी संघेरा इटली में मारा गया। नवंबर 2022 में ही बैंकॉक में एक्टिव कुलविंदर सिंह खानपुरिया को दिल्ली एयरपोर्ट में एनआईए ने दबोच लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात भोपाल की खबर की करते हैं, जिसके विजुअल जो आए, जिसकी तस्वीरें आई, जिन्होंने सबको, बहुत सारे लोगों को हिला कर रख दिया। गले में पट्टा लगा ये जो विजुअल है, ये देखकर आप भी सिहर जाएंगे। सोशल मीडिया पर भोपाल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक इंसान के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। यह वीडियो आप तक भी जरूर पहुंचा होगा, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला है। आप ये दो तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें, युवक के गले में पट्टा और घर पर चला हथौड़ा। ये दो तस्वीरें ये पूरी कहानी बयां करती हैं। पहली तस्वीर में आपको इंसान के गले में ये पट्टा दिख रहा होगा। कहा जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे जिस युवक के साथ बर्बरता हुई वो हिंदू है, जबकि आरोपी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। लड़के के साथ बदसलूकी हो रही है, जिसे आप भी देख सकते हैं। उसके गले में पट्टा बांधा गया, जानवरों के साथ व्यवहार, जानवरों जैसा सलूक किया गया। लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही असर यह हुआ कि आरोपियों के घरों पर कुछ ही घंटों में कुछ इस तरह से हथौड़ा चलना शुरू हो गया। इल्जाम लगा कि अतिक्रमण की वजह से यह कार्रवाई हुई। मतलब वीडियो आने के बाद तुरंत बाद प्रशासन को इल्म हो गया कि आरोपियों के घर अवैध तरीके से बनाए गए थे, जबकि ये घर उनके नाम है भी नहीं। भोपाल की ये दो तस्वीरें देखकर आप खुद तय कर लीजिए कि इस तरह किसी को सजा देना कितना सही है। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसकी वजह से यह सब हुआ। कुत्ता बहन भाई मेरे साहिल भाई सॉरी, साहिल भाई मेरे बाप है, मेरे भाई है, बड़े भाई है, फैजान भाई मेरे भी पापा है, मेरे भाई है, मेरी माँ उनकी माँ मेरी माँ है। हाँ बोल सॉरी। हरकतें कर रही है साहिल भाई, अपनी माँ की कसम, मैंने आपको सॉरी बोल तो दिया, स्टोरी पे देखो ना। अब बोल मैंने तेरा क्या करा था ये बता। कुत्ते की तरह भोग। भाई मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, आपने कुछ नहीं करा, मैंने कहा भाई आपके दोस्तों ने कराया था। और इस वीडियो के आने के बाद क्या हुआ ये भी देख लीजिए। भोपाल के रोते बिलखते ये परिवार उन आरोपियों के हैं जो वायरल वीडियो के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अंदर घर पर बड़े बड़े हथौड़े से प्रहार हो रहा था तो बाहर इन लोगों का दिल टूटा जा रहा था। घर वालों ने विरोध भी जताया, समझाने की कोशिश की, लेकिन नगर निगम की टीम टस से मस नहीं हुई। और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ने का सिलसिला शुरू किया गया तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्हें इस बात की सजा मिली जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था। यह तक कहा गया कि आरोपियों का इस आशियाने से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनमें से कुछ ने परिवार वालों को ढांढस बढ़ाया। और तो फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिक्र आपकी में आज बस इतना ही, लेकिन TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और रात 10 बजे हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखना मत भूलिए।